No more long and boring lectures, no more poor quality videos, and no more second-hand lectures. A-Team Commerce Academy brings you next level ACCA lectures you deserve. जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हो सकता है हमें एक सेशन से ज़्यादा लगे ख़त्म करने के लिए, बट फिलहाल आप देखें टाइमलाइन। हम शुरुआत करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्यों बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट किस तरह से दिखाई देता है। हम ये डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन सी वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटी होती है, कौन सी एक्टिविटी का क्या मतलब होता है और उसका कैलकुलेशन किस तरह से आपको करना है। जब भी हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हम साथ साथ में ये भी देखते रहेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर सवाल कैसे आएंगे और उन सवालों के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। सो यहाँ पर मेरा एफर्ट रहेगा बिल्कुल टू द पॉइंट रहने का। बहुत एक्स्ट्रा बातें मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी प्रिपरेशन जो है ना बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करूँगा। ठीक है जी। शुरू करते हैं मेरे इसी प्रॉमिस के साथ। लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्यों बना रहे हैं, राइट। सो द रीज़न ऑफ वाई वी आर मेकिंग इट, ऑब्वियसली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंपलसरी करता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक एलिमेंट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होना चाहिए। सो दैट इज़ वन रीज़न, बट उसके अलावा कुछ रीज़न और हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ प्रॉफिट वर्सेस कैश। देखिए जी, अगर कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिक्विडिटी भी उसकी अच्छी है, राइट। हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा हो, बट जब वो माल बेच रहे हैं तो उनके पास पैसे नहीं आ रहे काफ़ी लंबे समय तक, और उनके सप्लायर्स को वो तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट हाई होने के बावजूद लिक्विडिटी उनकी लो हो सकती है। ठीक है। एंड उसका उल्टा भी हो सकता है, एक कंपनी लॉस में है मगर उनके पास कैश पोजीशन अच्छी है, तो लॉस में है ये देख करके घबराना नहीं है, उनके पास कैश अच्छा है और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को वो पे कर सकते हैं और हो सकता है 1-2 साल के अंदर प्रॉफिटेबल भी हो जाए। ठीक है। सो कन्वेंशनली हमारा दिमाग ऐसा चलता है भी प्रॉफिट अच्छा चल रहा है तो कंपनी अच्छी चल रही, प्रॉफिट ख़राब है तो कंपनी ख़राब है, जबकि ऐसा नहीं है। कैश की पोजीशन, लिक्विडिटी भी हमें साथ में देखनी होती है और यही काम होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का। वो ये बताता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली कैश का इस्तेमाल कर रही है, कैश की कमी है तो क्यों कमी है, कहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और अगर एक्सेस कैश पड़ा है तो उस एक्सेस कैश का कंपनी ने क्या किया है, क्या उसे नॉन करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया है कि या फिर वो एक्सेस कैश आइडल पड़ा है। ठीक है। सो द एफिशिएंसी विद विच द कैश रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड, ये जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मदद करता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दूसरी बात है फाइनेंशियल अडेप्टेबिलिटी। भाई कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, कुछ इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, और ऐसे सिनेरियो के अंदर एक फर्म जिसका लिक्विडिटी अच्छा है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, वही ऐसे पोजीशन के अंदर ऐसी सिचुएशंस में अडाप्ट कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है। ठीक है। और फ्यूचर कैश फ्लोस, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो इन्फॉर्मेशन होता है उससे आप ये समझ सकते हैं कि आगे चल करके एक ऑर्गेनाइजेशन कितने पैसे कमा सकती है। फॉर एग्जांपल कैश फ्लो का स्टेटमेंट देख करके आपको इस बात की जानकारी हो गई कि कंपनी ने इस साल नॉन करंट असेट्स काफ़ी खरीदे हैं, व्हिच वुड बेसिकली मीन कि आने वाले सालों में इन नॉन करंट असेट्स का हमें बेनिफिट मिलेगा, हो सकता है ज़्यादा सेल्स के रूप में या फिर कॉस्ट सेविंग के रूप में। ठीक है जी। सो दिस इज़ दी वाई ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दी लिमिटेशंस कि भाई सब कुछ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर बढ़िया नहीं है, कुछ चीज़ें हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस कवर नहीं कर पाते हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पहली चीज़ तो ये है कि हिस्टोरिकल कैश फ्लोज लेते हैं वो। हिस्टोरिकल कैश फ्लोज का मतलब क्या हुआ? हिस्टोरिकल कैश फ्लोज का मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन करंट असेट्स को बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उनका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हो चुके उसी की बात करते हैं। इसके लिए प्रेडिक्शन निकालना फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बेस पे ये मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यानी कि कोई प्रेडिक्टिव वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की नहीं होती, ये उसकी कमी है, लिमिटेशन है। वैसे ही हम बात करें इंटरप्रिटेशन, कहीं भी एनुअल रिपोर्ट में आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज देखेंगे, वहाँ पर आपको कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं दिया होगा कि भाई किसका मतलब क्या है, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मिसिंग इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। F7 के अंदर आपको
इंटरप्रिटेशंस भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की लिखनी होंगी, जिसके एक दो एग्जांपल मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है। दैट बेसिकली मीन्स कि एक बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी इनफ कैश जनरेट करके नहीं दे रहा है, ठीक है जी। बट एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक पॉजिटिव फिगर निकल करके आ रहा है, विच वुड शो कि काफ़ी सारे फाइनेंस की अरेंजमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर्स या डेप्ट के थ्रू करी है इस साल, राइट। सो इन चीज़ों का इंटर रिलेशन है, इंटरलिंकिंग है। या फिर ऐसा भी आप देख सकते हैं कि भाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी ज़्यादा, यानी कि काफ़ी लोन वगैरह लिया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम हमें पता चल रहा है कि देयर इज़ ए नेगेटिव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विच मीन्स कि सारा पैसा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहा है नॉन करंट एसेट्स को खरीदने में लगाया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आर गोइंग टू कम। इनको और डिटेल में F7 में हम समझेंगे। आखिरी बात जो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ कि वो कहते हैं जी कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कैश में नहीं होते हैं, बट वो हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें भी हाईलाइट होना चाहिए। जैसे कि एक कंपनी बोनस शेयर जब इशू करती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बट ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो वीव अंडरस्टूड कि कैश फ्लो क्यों बनाना चाहिए और क्या क्या उसके अंदर लिमिटेशंस है, क्या क्या कमियां हैं जिन्हें वो पूरा कभी नहीं कर सकता, ठीक जी। तो ये तो हमें अब समझ में आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट से फॉर्मेट देखें। ये फॉर्मेट कोई नया नहीं है, दिस इज़ द सेम फॉर्मेट दैट वी यूज टू इन क्लास 12th। आप देखें इसके अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरू हम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि डे टू डे जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसको लेकर के जो हमारी कमाई है, जो रेवेन्यू है और जो खर्चा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है नॉन करंट असेट्स के अंदर, अगर हमने कोई परचेज़ किया है या उसे बेच करके हमारे पास कैश फ्लो आया है, या फिर नॉन करंट असेट्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी हमारी कमाई है, जैसे इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम या रेंटल इनकम फॉर दैट मैटर, ये चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाई देती हैं। और वैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी शो करता है कि कहाँ कहाँ से हमने पैसे का जुगाड़ किया है, क्या हमने इशू किए हैं शेयर्स को, वहाँ से हमारे पैसा आया है, या फिर हमने लोन बोरो किया है, या फिर ये कि कौन सा लोन हमने रीपे किया है, और इनसे रिलेटेड खर्चा और डिटेल में आगे चल के हम बात करेंगे। सो ये तीन चीज़ें लिखने के बाद ये पॉजिटिव में भी आ सकती हैं, नेगेटिव में भी आ सकती हैं। पॉजिटिव में है तो कैश फ्लो फ्रॉम लिखेंगे, नेगेटिव में है तो कैश फ्लो यूज्ड इन लिखेंगे, है ना। अगर फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेगेटिव हमारा कैश फ्लो निकल के आ रहा है तो आप लिख देंगे कैश फ्लो यूज्ड इन, ठीक है, ओके। अगेन दिस इन्फॉर्मेशन इज़ समथिंग जो F7 में आप यूज़ करोगे, बिकॉज F7 में आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मेट बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। एनीवेज, इन तीनों का नेट फिगर आता है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की मूवमेंट हमारी जो है वो बताता है, और फिर इसके अंदर हम ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ऐड कर देते हैं, एंड देन वी अराइव एट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, ठीक है। तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट अब आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, अगर आया भी तो मल्टीपल टास्क क्वेश्चन आता है जिसके अंदर फॉर्मेट आपको बनाकर दे देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर फिगर्स इनपुट करने होंगे। यस, मल्टीपल टास्क क्वेश्चन भी हम एट द एंड ऑफ दिस सेशन और द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है जी। चलें, तो अब एक एक करके एड्रेस करना शुरू करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा। आप देखिए इंटरेस्ट पेड जो लोन वोन बोरो करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट पेड जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है ना। सो ये बस एक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन पे जब जाते हैं तो और क्लैरिटी कराता हूँ आपको मैं, ठीक है। चलें, मूविंग अहेड, अदर टर्म्स, कुछ और छोटी मोटी बातें जो हमें देखनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो टर्म आई थी, जो लोग नए हैं उन्हें पता होना चाहिए। कैश का मतलब हमारे पास कैश इन हैंड यानी कि करेंसी नोट्स और कॉइन्स। डिपॉजिट्स जो बैंक के अंदर हमने जमा कर रखे हैं, हो सकता है हमारे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट हो,
किसी के अंदर हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है और किसी में नेगेटिव यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, तो हम इनका नेट फिगर निकालते हैं और वो डिपॉजिट लेस ओवरड्राफ्ट है। अगली बात हम यहाँ पर करते हैं कैश इक्विवेलेंट्स की। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ये अभी तो कैश नहीं है बट बहुत ही जल्द इसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो यूजुअली यहाँ पर शॉर्ट टर्म या हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जिन्हें कभी भी बेच करके कैश के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी खास बात ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की ये होती है कि हमने इन्हें खरीदा तो है बट जब बेचने जाएंगे तो रिस्क बहुत कम होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स का कि इनकी वैल्यू बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो जाए, है ना। सो ऑब्वियसली ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके अंदर रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इज़ वेरी लेस। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं है बट रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इज़ वेरी लेस। ठीक है जी। सो यूजुअली आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये चीज़ें ट्रेड इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाई देंगी। ओके, चलिए मल्टीपल टास्क क्वेश्चन करेंगे तब मैं दोबारा बताऊंगा आपको ये। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन के पार्ट पे। फटाफट से देखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहली जो आइटम यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड, है ना, जो वैसे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है बट यहाँ माइनस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, माइनस करेंगे हम यहाँ पर इनकम टैक्स पेड को, एंड देन फिर जो हमारा आंसर आएगा उससे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यूज्ड इन तब आएगा अगर नेगेटिव फिगर है तो। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक देखें छोटा सा लेजर बना हुआ है। एग्ज़ाम के अंदर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। अगर आएगा तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होगा, या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ये जो इंटरेस्ट पेड का फिगर है ये निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर हम हमारा जो चैप्टर हमने किया था अक्रूवल और प्रीपेमेंट वाला, उसकी नॉलेज का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। एंड सिंपली आप देखें लेजर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग अक्रूवल आपने यहाँ पर लिख दिया, क्रेडिट साइड में हमारा P&L चार्ज आ रहा है, और जो बैलेंसिंग फिगर है उससे हमें पता चल जाएगा कैश पेड यानी इंटरेस्ट पेड कितना है, और यही अमाउंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आप नोट करेंगे। कैलकुलेशन देखा है तो इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अगली बात देखें यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का डायरेक्ट मेथड किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। देखें ज़रा, डायरेक्ट मेथड के अंदर इनका सिंपल लॉजिक होता है। वो कह रहे हैं भी आप जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उससे जो भी कैश आपके पास आ रहा है उसे ऐड कर दें, और जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं कैश के अंदर वो आप माइनस कर दें। तो इसके अंदर कुछ ही आइटम्स आते हैं, बड़ा सिंपल है। अगर आपके कस्टमर्स से आप पैसा कैश कलेक्ट कर रहे हैं तो उस कैश कलेक्शन को हम लेते हैं। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं अपने सप्लायर्स को तो वो माइनस हो जाएगा, और तीसरी चीज़ अगर आप पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो माइनस कर देंगे। एसेंशियली ये तीन ही आइटम्स आते हैं इसके अंदर। व्हाट अबाउट द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्लास 12 के अंदर हम बहुत लंबा चौड़ा बनाते थे, यहाँ इतना लंबा चौड़ा हमें बनाना नहीं है, बट एसेंशियली स्टेप्स वही हैं। शुरुआत करेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, जो हमेशा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और उसमें आप एडजस्ट करेंगे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को, एंड देन उसमें एडजस्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस को। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। एक क्वेश्चन के थ्रू करूँगा तो आप ज़्यादा अच्छे से इसे अप्रिशिएट करेंगे, बट बिफोर वी मूव ऑन टू ए क्वेश्चन यू नीड टू नो व्हाट इज़ नॉन ऑपरेटिंग, व्हाट इज़ नॉन कैश, ठीक है, एंड व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर क्वेश्चन करेंगे। देखें यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स अगर आप देखेंगे, सो लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर लिखा ज़रूर होता है बट ये नॉन ऑपरेटिंग होता है, इसीलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इसे हमें एलिमिनेट करना होगा। लॉस क्योंकि माइनस होता है, इसे एलिमिनेट करने के लिए आप इसे ऐड बैक करेंगे। गेन क्योंकि इनकम होता है, आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स को उसने बढ़ाया हुआ होता है, तो आप माइनस करेंगे इसे एडजस्ट करने के लिए। वैसे ही डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, डिविडेंड रिसीव्ड की वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका इंक्रीज हो रखा होगा, सो यू आर सिंपली गोइंग टू करेक्ट रिड्यूस इट। वैसे ही कुछ नॉन कैश के एग्जांपल्स भी ले लें तो बड़ा कॉमन एग्जांपल है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इन्हें इनिशियली सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इनका इफेक्ट हटाने के लिए हमें ऐड बैक करना होगा। सो दिस वाज ए क्विक रिवीजन। ये चीज़ें 11-12 के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं उसे डिस्कस करें। ऐसा नहीं है हर बार आपसे कैलकुलेशन ही पूछ लेंगे, कई बार आपसे वो कंसेप्ट
भी चेक करने का कोशिश करेंगे। सो हमने जो डिस्कशन किया उसके बेस पे एक क्वेश्चन देखें ज़रा। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन दी कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर रिकॉर्ड होगी। आपको 5 आइटम दे करके रखेंगे है। सिंपली आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट है। ठीक है, रेडी? चले नंबर 1 देखें। क्योंकि ये प्रीमियर हो रहा है तो जो लोग चैट में आंसर पहले देना चाहते हैं दे सकते हैं। देखें ज़रा, यहाँ पे सबसे पहली बात वो कह रहे हैं सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑन नॉन करंट असेट्स। तो आपको याद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हमने एक सेशन किया था जिसके अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का कैश से कोई लेना देना नहीं है, राइट? एंड देयरफॉर आइटम नंबर 1 इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू शो इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। दूसरी बात देखें, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, दिस डेफिनेटली इज़ ए कैश फ्लो आइटम। प्रोसीड्स इटसेल्फ का मतलब होता है कि पैसा आया है हमारे पास। दूसरी बात है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड का नेचर लाइबिलिटी होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर अनलेस द डिविडेंड इज एक्चुअली पेड इन कैश। ठीक है जी। अगली बात देखें इसमें इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ, यानी कि बैड डेब्ट्स हुआ है तो बैड डेब्ट्स इटसेल्फ का मतलब होता है कि पैसे नहीं आ रहे हमारे पास एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी देयर इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आइटम नंबर 5 डिविडेंड रिसीव्ड, इट शोज कि असल में आपने कैश रिसीव किया है। सो आइटम नंबर 5 एंड आइटम नंबर 2 आर द वंस विच यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, चलो जी। तो हमारी अगली बात है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। नाउ आफ्टर वी आर डन विद रिमूविंग नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स, आखिरी काम हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने का ये है कि वी आर सिंपली गोइंग टू रिड्यूस एनी आउटफ्लो एंड इनफ्लो। ठीक है, हम करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को चेक करना शुरू करते हैं और वहाँ पर आउटफ्लो या इनफ्लो के अकॉर्डिंगली हम सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं। ठीक है, सो आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ से ऑलमोस्ट आप डायरेक्ट मेथड जैसा ही काम करेंगे। देखें ज़रा, अगर करंट असेट्स के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसे हम आउटफ्लो कहते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से इन्वेंट्री की बात करें, स्टॉक की बात करें। अगर इन्वेंट्री हमारा बढ़ रहा है तो उसका बढ़ने का कारण ऑब्वियसली ये कि हमने माल खरीदा होगा, परचेज़ किया होगा और परचेज़ करते समय हमारा पैसा जो है वो खर्च होता है एंड इसलिए इंक्रीज़ इन करंट असेट्स या इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री को हम आउटफ्लो मान करके चल रहे हैं। वैसे ही अगर आपका करंट असेट्स कम हो रहा है विच बेसिकली मीन कि आप माल बेचा होगा आपने तभी तो कम हो रहा है एंड दैट वुड मीन डिक्रीज़ इन करंट असेट्स या डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री इज़ गोइंग टू बी इनफ्लो। ठीक है, चलें करंट लाइबिलिटी के भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। लेट्स से क्रेडिटर्स जिसे हम यहाँ पेबल्स कहते हैं। पेबल्स अगर हमारे कम हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उन्हें पेमेंट करेंगे तो ही आपकी लाइबिलिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। बट इतना भी सिंपल नहीं है, हर बार इनफ्लो और आउटफ्लो इतना प्लेन नहीं रहता है। जैसे पेबल्स की ही हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर हम इनफ्लो अज्यूम करके रखते हैं। ठीक है, ये बस छोटी सी बात मेरी ध्यान से सुन लो ना। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि जब पेबल्स आपका बढ़ता है, ठीक है, तो पेबल्स बढ़ने का मतलब है कि आप माल उधार में खरीद रहे हैं। अगर आप माल उधार में खरीद रहे हैं तो सर यहाँ तो ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। सो वाई आर वी ट्रीटिंग दिस एज इनफ्लो? वी आर अज्यूमिंग, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, हम मान करके चल रहे हैं कि अगर आपके पेबल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं तो आपने कैश प्रिजर्व किया है, बचाया है खर्च होने से। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी आर ट्रीटिंग दिस एज इनफ्लो एंड एडिंग इट टू प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ठीक है ना, तो यहाँ जो भी इनफ्लो है उसे आप ऐड करेंगे और जो भी आउटफ्लो है उसे आप माइनस करेंगे। वंस वी आर डन विद दैट तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकल आएगा। ठीक है ना, कैश फ्लो फ्रॉम नहीं निकल आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकलेगा जिसमें से आपको इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स माइनस करना है टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी करते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल करते हैं पहले समझने के लिए कि किस तरह से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो आपको ये सवाल दे करके रखा हुआ है और उसमें वो पूछ रहे हैं कि अगर हम इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन 4 में से कौन सी आइटम, कौन से सेंटेंसेस इनडायरेक्ट मेथड के बारे में सही जानकारी आपको दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 देखें, वो कह रहे हैं लॉस ऑन सेल ऑफ ऑपरेटिंग नॉन करंट असेट्स, यानी कि फिक्स असेट्स को अगर आप बेचते हैं और बेचने पे आपको नुकसान होता है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको उसे डिडक्ट कर देना चाहिए, विच इज़ नॉट करेक्ट।
क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आप निकालते हो तो उसमें से कोई सा भी लॉस माइनस होता है, और क्योंकि आप इस लॉस का इफेक्ट रिमूव करना चाहते हो, आप माइनस हुए हुए आइटम को आप ऐड बैक करोगे तो ये लॉस, ये का जो इफेक्ट है ये रिवर्स होगा। एंड देयरफॉर पहली बात तो गलत करी इन्होंने। दूसरी बात वो कहने जी इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री हमारी बढ़ती है तो हमने डिस्कस किया था इन्वेंट्री बढ़ेगी तो खरीदने की वजह से बढ़ेगी, खरीदने की वजह से बढ़ेगी तो आउटफ्लो है तो हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि इसे आपको डिडक्ट करना है, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर हम डायरेक्ट मेथड जैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं, इनफ्लो को ऐड, आउटफ्लो को माइनस, ठीक है, ओके। अब पेबल्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये भी हमने अभी भी डिस्कस किया। अगर पेबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं दैट बेसिकली मीन्स कि आप उधार में माल खरीद रहे हैं, उधार में माल खरीद रहे हैं तो कैश को प्रिजर्व कर रहे हैं, कैश को प्रिजर्व कर रहे हैं तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा। और वैसे ही डेप्रिसिएशन की हम बात करें तो भाई जब डेप्रिसिएशन चार्ज हम लगाते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो जाता है। अगर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमें हटाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी होती है, ऐसा क्लास 12 से हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये कह रहे हैं जी डेप्रिसिएशन ऐड बैक होनी चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, विच इज़ करेक्ट। यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2nd, 3rd एंड 4th ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन किया। अब हम क्या करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करें और समझें एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आते हैं। ये वाला सवाल देखें आपके सामने है स्क्रीन पे। यहाँ कह रहे हैं जी व्हाट विल बी डिस्क्लोज्ड एज कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है और डायरेक्ट मेथड के अंदर वो कह रहे हैं कि कस्टमर से कितना पैसा रिसीव हुआ है ये निकाल करके बताएं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपको याद है रिसीवेबल्स चैप्टर के अंदर हम बाकायदा अकाउंट बनाते थे और बैलेंसिंग फिगर आप कितना कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हैं वो निकाल सकते थे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ नया नहीं सीखना आपको। देखें एक बार, आपको उन्होंने बोल रखा है कि रिसीवेबल्स का यानी कि डेटर्स का ओपनिंग और बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द ओपनिंग बैलेंस, है ना। जब हम माल उधार में बेचते हैं तो रिसीवेबल्स हमारे बढ़ जाते हैं तो सेल्स मैंने ऐड कर दी हैं। क्लोजिंग बैलेंस उस ऑपोजिट साइड में आता है तो हम इसको माइनस कर देंगे, देखें मैंने माइनस कर दिया है। एंड देन फाइनली जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो करेक्शन है। आप चाहें तो इसे लेजर बना के भी कर सकते हैं जैसे हमने रिसीवेबल्स चैप्टर के अंदर इसे सीखा था। नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट वन मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड किस तरह के क्वेश्चन जो हैं हमें आ सकते हैं। सबसे पहले देखें, आपको एक एक्सट्रैक्ट देकर रखा है और अब आप से वो पूछ क्या रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। वो कहते हैं इन 4 में से कौन से 2 क्रिटिसिज्म्स गलत हैं। तो आपने एक बात नोटिस करी यहाँ पर, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने नहीं बोल रहे आपको, उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है। वो बस आपसे कह रहे हैं कि हमने गलती क्या करी है ये बता दो आप। सो ऐसा एक्सपेक्ट करके ना चलें कि आपको हर बार वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने का सवाल देंगे। यूजुअली कैलकुलेट करने के लिए सवाल आपको दे दिया तो वो बहुत ही आसान होंगे, और इसीलिए मैं बार बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी की इस चैप्टर के अंदर मांग कर रहा हूँ। कुछ भी चीज़ आपको रटना नहीं है यहाँ पर। मैंने बहुत फैकल्टीज़ को देखा है जो बार बार बात करते हैं कि फॉर्मेट रट लो, फॉर्मेट रट लो। रटना बिल्कुल नहीं है, कंसेप्चुअली यहाँ पर चलना है हमको। कंसेप्चुअली चलेंगे तो कभी कोई यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगी। अगर रट लिया तो F7 में जाकर फंसोगे, क्योंकि F7 में तो रटा हुआ बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने है, देखें ज़रा। उन्होंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिव एक्टिविटी बना करके दे दिया है और उन्होंने कहा है भाई हमने ABCD 4 हमने ऐसे स्टेटमेंट्स बताए हैं जिसके अंदर हम कह रहे हैं भी इस कैलकुलेशन में क्या नहीं होना चाहिए, और आप हमें बता दें कि हमारे इन 4 क्रिटिसिज्म में से कौन सा सही है और 2 करेक्ट आंसर इसके अंदर होंगे, ऐसा उन्होंने हमको बता रखा है। अच्छा वो लुक, वो कह रहे हैं जी कि डेप्रिसिएशन चार्जेस शुड हैव बीन एडेड एंड नॉट डिडक्टेड। तो ये बात तो सही है, डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक करते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है डेप्रिसिएशन का, इन्होंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर रखा है ना, विच इज़ रॉन्ग, ऐड बैक होना चाहिए। सो क्रिटिसिज्म ए, इन्होंने जो क्रिटिसिज्म ए दिया है दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात देखें, वो कह रहे हैं कि इन्वेंट्री के अंदर जो डिक्रीज़ हो रहा है उसे हमें शुड हैव बीन डिडक्टेड, है ना। तो हमने अभी भी देखा अगर इन्वेंट्री कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने इन्वेंट्री को बेचा होगा तो पैसे हमारे पास आए होंगे तो ऐड करना चाहिए हमें, यानी कि ये क्रिटिसिज्म तो सही नहीं है।
थर्ड क्रिटिसिज्म देखें, वो कह रहे हैं जी रिसीवेबल्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो उसे आपको ऐड करना चाहिए। रिसीवेबल्स आपके बढ़ रहे हैं, जब आप रिसीवेबल्स बढ़ते हैं तो आप उधार में माल बेचते हैं, तब बढ़ते हैं रिसीवेबल्स आपके, यू शुड डिडक्ट इट, ठीक है, क्योंकि इसे हम आउटफ्लो मानकर चलते हैं। एंड इन्होंने कहा है कि ये शुड बी एडेड, तो ये क्रिटिसिज्म तो गलत है इनका। एंड फाइनली इंक्रीज इन पेबल्स शुड हैव बीन एडेड एंड नॉट डिडक्टेड, यानी कि जो इन्होंने कैलकुलेशन दे रखा है वो नहीं भी देखोगे, सीधा क्रिटिसिज्म देखोगे तो भी यू कैन अराइव एट द आंसर। इंक्रीज इन पेबल्स शुड हैव बीन एडेड, तो ये बात तो सही है, पेबल्स अगर आपके यानी क्रेडिटर्स आपके बढ़ जाते हैं तो आपने उधार पे माल खरीदा होगा तभी बढ़े हैं, क्योंकि जब हम उधार पे माल खरीदते हैं तो हम कैश को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो हमने 2 क्रिटिसिज्म ढूंढ लिए विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्रिटिसिज्म ए एंड डी। तो इस तरह के सवाल आते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि वो आपको डायरेक्टली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हर बार कैलकुलेट करने ही बोलते हैं। इस सेशन के अंदर हम यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन के अंदर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैलकुलेशन देखेंगे और ये भी देखेंगे एक जो बड़ा क्वेश्चन आता ना हमारा कैश फ्लो का, वो कैसे सॉल्व किया जाएगा और कैसे उसकी मार्किंग होती है, और कैसे अगर आपके पास कम समय है तो फटाफट कुछ चीज़ें लिख करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स उसके अंदर गेन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।